नेवी के बारे में हम सब लोगों को देख के, एक तो व्हाइट ड्रेस होती थी, हम लोग जब स्कूल में थे तो एनसीसी का नेवल विंग सबसे एलीट माना जाता था, क्योंकि हम लोग आर्मी विंग वाले थे जिनकी खाकी ड्रेस थी, फिर एयर विंग वालों की ब्लू थी, लेकिन नेवी वालों की व्हाइट थी वो जरा, और कैप भी उनकी फर्क होती थी, वो सेलर वाली कैप। तो इट ऑलवेज यूज टू, मतलब हम सब लोगों को लगता था कि नहीं नहीं ये थोड़ा बेटर वाला है। तो मेरे साथ आज उसी नौसेना के रिटायर्ड कॉमोडोर साहब हैं। हम इनसे थोड़ी समझना चाहेंगे 1971 में, बिकॉज नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और वो डिसाइसिव चीजें थी, जो रियल थ्रेट्स थे, रियल थ्रेट ऑफ सेवेंथ फ्लीट, रशिया के साथ हम फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुके थे। तो कमांडर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 1971 से पहले क्या भारतीय नौसेना ने, क्योंकि 47, 62, 65 के 3 युद्ध और एक 67 का थोड़ा बॉर्डर पे जो चाइना के साथ हुआ, हम लोग ने कभी एक्टिवली भारतीय नौसेना ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उससे पहले? एक तरीके से हाँ, एक तरीके से ना। देखिए 1962 में तो चीन के खिलाफ था युद्ध, तो उसमें तो खैर नौसेना का कोई रोल था ही नहीं, क्योंकि पूरा वो लैंड बॉर्डर पे हुआ। 1965 में कई बार जो हमारे नेवल चीफ थे उस टाइम, एडमिरल सोमन, उन्होंने कई बार ये कहा कि भाई हमारी भूमिका है इसमें, अरेबियन सी में हम हमारा एक रोल प्ले कर सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो रहा है, तो हमको एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है हमारे पास, हमें वो मौका दीजिए कि हम भी जाके वहां पे शेप कर सकें आउटकम वॉर का क्या है। पर कोई वजह थी जिसकी वजह से सरकार दादी, या तो नौसेना की उनको इतना ज्ञान नहीं था कि नौसेना क्या कर सकती है युद्ध में, या उनको लगा कि इस युद्ध में कुछ खास नौसेना का फिर कोई खास भूमिका नहीं होगी, ना हमारे प्रतिद्वंदी की, ना हमारी। तो असल में बहुत कम नौसेना का रोल था, और ये काफी नौसेना को बात अखरी कि हमने इतनी बड़ी युद्ध लड़ी 65 में और उसमें नौसेना के लिए कोई एक्टिव रोल उनको नजर नहीं आया, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बोल्ड हो गया। उन्होंने द्वारका तक आके हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी नौसेना ने। तो ये काफी बात नौसेना को अखरी। 1961 में जरूर गोवा के लिबरेशन में नौसेना ने भाग लिया था, और उसमें काफी अहम भूमिका निभाई थी। पर 71 का जब बिल्डअप होने लगा, तो एडमिरल नंदा जो उस टाइम चीफ थे नेवी के, उन्होंने ये निश्चय कर लिया था, और ये कई जगह लिखा हुआ भी है हिस्ट्री में युद्ध की, कि इस बार कुछ भी हो, नौसेना एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगी इस वॉर में, चुप नहीं बैठेंगे हम आक्रामक शक्ति हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास पनडुब्बियां हैं, तो क्यों ना हमको ऐसी भूमिका दी जाए जिसमें हम एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन कर सकें, ऑफेंसिव पार्टिसिपेशन कर सकें। तो ये बैकग्राउंड था 71 की लड़ाई के पहले नौसेना का। कमांडर साहब, मैं 7th फ्लीट पे आऊं उससे पहले कई जगह एक रेफरेंस आता है कि हमारा जो आईएनएस विक्रांत था वो फाइटिंग फिट नहीं था, उसके कुछ इंजन्स पूरे तरह से नहीं काम कर रहे, सम प्रॉब्लम वाज देयर। क्या वो ऐसा था कुछ कि आईएनएस विक्रांत वाज नॉट प्रॉपर्ली इक्विप्ड और फिट? और नहीं, ऐसा नहीं था कि वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी। हर एक शिप में जब वो ऑपरेट कर रही होती, डिफेक्ट्स आते हैं, उनके रिफिट साइकिल्स होते हैं, उनकी जिसको हम कहते हैं अफ्लोट मेंटेनेंस पीरियड होता है, एएमपी कहते हैं उसको, कि इतने दिन सी में रहेगी तो उसके बाद इतने दिन का मेंटेनेंस होगा, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का एक मेंटेनेंस साइकिल होता है। तो विक्रांत जब ईस्टर्न फ्लीट की तरफ आया, जब बंगाल की खाड़ी में आया, तो उसमें डिफेक्ट्स थे, पर उसको विशाखापट्टनम लाने की जगह पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। और ये एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पनडुब्बी गाजी थी उसको पहले ही पाकिस्तान ने डिप्लॉय करके विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर पोजीशन किया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर विक्रांत को कोई हार्बर एंटर करना है, किसी बंदरगाह में आना पड़ेगा, तो वो विशाखापट्टनम होगा, क्योंकि वो नेवी की बड़ी बेस थी। पर भारत ने वो नहीं किया और उसको पोर्ट ब्लेयर में बर्थ किया। तो गाजी वहां इंतजार करती रही, और गाजी की जो रिपोर्ट्स हैं उससे ये पता लगता है कि उसने देखा और भारतीय नौसेना की युद्ध पोतों को आते जाते हुए, पर उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो विक्रांत के इंतजार में बैठी थी, और विक्रांत कभी आई नहीं। और फिर गाजी का तो किस्सा अलग है, वो वैसे भी डिस्ट्रॉय होगी उस युद्ध जी। मैं 2 इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, सीज ऑफ कराची और आईएनएस खुखरी की बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक डिटेल में बात करेंगे, विच इज अगेन अ प्राइड ऑफ इंडियन, वो किस तरह से कैप्टन मुल्ला ने कैसे अपनी जान दी थी।
मैं अभी फिर इस पे आ जा रहा हूं। गाजी भी हमारे बहुत से दर्शकों ने पिक्चरें देख ली थी, तो उस पिक्चर में गाजी का एक नाट्य रूपांतर है कि कैसे उसको डुबाया गया था। अब बेसिक क्वेश्चन यह है कि हाउ रियल वाज द थ्रेट ऑफ सेवेंथ फ्लीट? ये सातवें बेड़े का जो थ्रेट था वो कितना रियल था? देखिए, युद्ध शुरू हुआ 3 दिसंबर को और 10 दिसंबर के आसपास विक्रांत बंगाल की खाड़ी में था, ऑपरेट कर रहा था, और किस तरह ये युद्ध जा रहा था उसका रुख भी तब तक काफी पता लग गया था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ही जा रहा है युद्ध। अमेरिका ने निक्सन ने, असल में अमेरिका नहीं, निक्सन ने एक सिग्नल बनाया और यूएस गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि आप एंटरप्राइज का जो टास्क ग्रुप 74 है उसको बंगाल की खाड़ी में भेजिए। ये ऑर्डर जब दिया गया तो एडमिरल जुम्वाल्ड जो थे, जो सीएनओ थे, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को कहा जाता है वहां पे, उनको भी नहीं मालूम था कि ऐसा एक डिसीजन दिया गया है या ऐसा कोई प्लान हो रहा है व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने भी, सबको ये ताजुब हुआ कि अब ये 10 या 11 दिसंबर हो गई है, इस युद्ध में क्या होने वाला है वो सबको मालूम है। अब इस टास्क ग्रुप 74 जो एंटरप्राइज उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, 75,000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था। हमारे पास विक्रांत थी 20,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सबको ये ताजुब था कि ये इसका रोल क्या है, क्यों जा रही है वहां पे। तो ये कहा गया कि नहीं, ये इसलिए जा रही है क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तान के लोग हैं और ढाका को इवैक्यूएट करना पड़ेगा या चिटागोंग को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, उसके इवैक्यूएशन के लिए कवर देने जा रही है। पर असल में ये नहीं था। मेरे ख्याल से जहां तक निक्सन का इरादा था वो था कि आप जाके थोड़ा, उनकी इंदिरा गांधी के साथ नहीं बनती थी। इंदिरा गांधी ने एक तरीके से उनको कह दिया था मैं तो जा रही हूं बांग्लादेश को लिबरेट करने, आप माने या नहीं माने। तो एक तो उससे उनको तकलीफ हुई थी, और वो तो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में कारण उन्होंने तो काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की है इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो उसका एक तो ये था, और ये था कि उनको ये एक संदेश देना है और अगर हो सके तो सबक भी सिखाना है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते और हमारी जो शक्ति है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। पर उसके थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक ब्रिटिश टास्क ग्रुप ऑपरेट कर रही थी इंडियन ओशन में। उस ब्रिटिश टास्क ग्रुप को एक छोटी सी रशियन फ्लोटिला फॉलो कर रही थी। अच्छा, ब्रिटिश टास्क ग्रुप तो चली गई, पर रशियन जो फ्लोटिला थी, एक माइनस्वीपर था, एक क्रूजर या डिस्ट्रॉयर था, उसको रिप्लेस करने के लिए एक और रशिया ने 2 और जहाज भेजे उसको रिलीव करने के लिए, क्योंकि वो साइकिल रहती है हमेशा डिप्लॉयमेंट की, कि 2 जहाज जाएंगे तो 2 उसकी जगह में आएंगे। तो जब जब अमेरिकन ग्रुप आया तो उस रशियन जो टास्क ग्रुप था वो उसने इसको फॉलो करना शुरू किया। तो एक तरीके से ये मैसेज देना था कि देखिए, आप अगर कुछ कर सकते हो तो हम भी यहाँ पे हैं। और आपको पता है कि उसके पहले वो फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन हुई थी, पर बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें जो उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा और हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो ये साबित होता है कि अमेरिकन 7th फ्लीट को कभी कोई आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया गया था। एक सिंबॉलिक जेस्चर था। वो सिंबॉलिक जेस्चर अमेरिका को इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान सीएटो का भी मेंबर था, सेंटो का भी मेंबर था, दोनों अमेरिकन लेड अलायंसेस थे। तो उनको दिखाना था कि भाई हम अपने अलायंस पार्टनर के लिए हम अपनी सेना आगे भेज सकते हैं, और तो वो रीअश्योरेंस थी अपने एलाइज को कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पर जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये पता लगा कि कोई आक्रमण करने का कभी भी उसका इरादा नहीं था। न सिर्फ वो था, खैर ये तो भारत को नहीं पता था उस टाइम कि आक्रमण करने आ रही इसलिए आ रही, पर हमने ये सुना है और ये कहीं लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा है कि रशिया ने अपनी कुछ पनडुब्बियां उस एरिया में भेजी और एक पर्टिकुलर टाइम पे बोला कि ये पनडुब्बी यहां से पास करेंगी और आप देख लीजिएगा अमेरिका को। और जब वो पनडुब्बियों को उन्होंने देखा तो उसके बाद वो फिर बंगाल की खाड़ी में नहीं है। असल बंगाल की खाड़ी में तो उनको पहले बोला गया था कि आप सीधा चिटागोंग तक जाइए और वहां जाके आप कवर दीजिए। तो वो तो उनके जो सीएनओ थे एडमिरल जुम्वाल्ड, उन्होंने भी बोला कि बंगाल की खाड़ी में क्यों हम जा रहे हैं। तो फिर ऑर्डर चेंज किया गया और बोला आप श्रीलंका के आसपास रहिए और अगर जरूरत पड़ेगी तब आपको बंगाल की खाड़ी में भेजेंगे। तो जो जाना चाहते थे वो भारतीय नौसेना को, उसमें वो असफल रहे। जी, मैं वो एक छोटा सा अंतिम प्रश्न, क्योंकि ये मैंने भी जो आप कह रहे हो मैंने भी पढ़ा कि जो रशियन नौसेना अधिकारी थे उन्होंने पर्पसली अपनी पनडुब्बी सबमरीन को ऊपर किया, उनको एक तरह से दिखाया, और जैसे वो एक माइंड गेम खेल रहे थे आपको डराने का, उन्होंने शायद वो ये कहा कि भाई तुम करोगे तो हम भी यहाँ पे हैं। और शायद वो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी वो अहम थी हिंदुस्तान के लिए, जो रशिया के साथ उसने 2-4 महीने पहले ही साइन की थी। जी हाँ, मेरे ख्याल से वो तो मास्टर स्ट्रोक था बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहला उसका नतीजा तो हमने जब पढ़ा, जब यूएन में अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पास किया था सीज फायर का, और रशिया ने हमारे कहने पर रशिया ने उसको वीटो किया।
तो अगर हमारे पास ऐसा कोई साथी नहीं होता सिक्योरिटी काउंसिल में तो कोई वीटो करने वाला था ही नहीं, वो रेजोल्यूशन तो पास हो जाता और उससे हमारे दोनों हाथ बन जाते और बांग्लादेश का लिबरेशन करने में बहुत दिक्कत होती। अगर हम कर भी पाते तो बड़ी मुश्किल से कर पाते, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अगेंस्ट के विरोध जाना पड़ता हमको। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला तो वही एक स्टेप था जिससे ये फ्रेंडशिप ट्रीटी का फायदा हुआ हमको। उसके बाद दूसरी बात ये डिप्लॉयमेंट जो आया कि रशियन नेवी ने भी फिर थोड़ी बहुत अपनी शिप्स पोजीशन की, और तीसरा था कि एक हम नॉन अलाइंड थे, हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी, इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कहा गया। अलाइनमेंट नहीं है, आज भी हम अलाइंड नहीं है किसी के साथ। पर मेरे ख्याल से जो फाउंडेशन उस रिलेशनशिप का, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमने सोवियत यूनियन के साथ एस्टैब्लिश की उस टाइम, उसका नतीजा हम आज भी देख रहे हैं। वो रिलेशनशिप आज भी कायम है। अब राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं 2 दिन में दिल्ली, 6 तारीख को मेरे ख्याल से दिल्ली आ रहे हैं, और यही एक्सरसाइज करने आ रहे हैं कि हाँ, आपके और लोगों के साथ भी संबंध अच्छे हो गए, पर हमारे साथ आपके संबंध अभी भी वैसे रहते हैं, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज जो रशिया ने हमको दी हैं पिछले 20-25 साल में, वो किसी देश ने किसी और देश को आज तक नहीं दी है। तो बस चलते चलते एक अंतिम छोटा प्रश्न। आपने पहले ही कहा कि 71 में चाइना से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसका लैंड बॉर्डर ही हमारे साथ था, लेकिन आज तो चाइना अगर नौसेना के रूप में अपनी कुछ दिक्कत तो है चाइना से। देखिए ऐसा है, चाइना की अब परमानेंट प्रेजेंस आ गई है इंडियन ओशन में, हमेशा उनके कुछ जहाज रहते हैं, पर पीएलए नेवी जो है अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है नंबर से, अमेरिका के पीछे कैपेबिलिटी में, पर नंबर में उसके पास 400 कुछ जहाज हैं। हर साल 20 जहाज के करीब बढ़ रहे हैं उनके फोर्स में, और ये पक्की बात है कि 5-7 साल में वो इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी फोर्स लेके यहाँ रहेंगे, क्योंकि उनकी जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसमें इंडियन ओशन एक बहुत अहम जगह रखता है। इंडियन ओशन का डोमिनेशन बहुत अहम है उनके लिए, वहां से वो बाकी अपनी रीच आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है, अभी उन्होंने हमारे साथ इतना सा बॉर्डर पे किया है, पर सी में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्रोवोकेशन नहीं की इंडिया की, क्योंकि अभी उनके पास उतनी शक्ति है नहीं कि भारतीय नौसेना को भारतीय हिंद महासागर में वो चुनौती दे सकें। पर 5-7 साल में ये सिचुएशन बदल सकती है, और जैसे कहा जाता है कि चाइनीज नेवी हर 5 साल में एक इंडियन नेवी बना रही है, ये पेस है उनका शिप बिल्डिंग का हमारे मुकाबले। 5 to 6 years दे क्रिएट अ होल इंडियन नेवी। सो हमको भी अब अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है, हमको अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी देश की बढ़ानी है, इंडिजिनाइजेशन भी होए, और हम अपने जो हमको कैपेबिलिटी चाहिए वो भी हम बना पाए, पूरी कर पाए। थैंक यू सो मच कॉमरेड साहब।